नमस्कार, ये है क्राइम पेट्रोल न्यूज़ और आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट क्राइम कंट्रोवर्शियल। आज की कहानी है भारतीय शहर पर इंदिरा के हुक्म से बमबारी। ये कहानी इंदिरा फाइल्स बुक से ली गई है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। इस कहानी को आवाज़ दी है अंजलि ठाकुर ने। तो सुनिए भारतीय शहर पर इंदिरा के हुक्म से बमबारी। आगे जो आप घटना सुनेंगे उसको कश्मीर से तुलना करके जरूर देखिएगा। 19 जनवरी 1966 इंदिरा गांधी देश की पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और 5 मार्च को इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान मिजोरम के सबसे प्रमुख शहर ऐजवाल पर मंडरा रहे थे। अचानक से उन विमानों से मशीन गन की गोलियां बरसने लगी। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। अगले दिन वह विमान फिर आकाश में दिखे। लोगों में दहशत फैल गई। वह कुछ करते उससे पहले ही एयरफोर्स के विमानों से बम बरसने लगे। कईयों की मौत हो गई। शहर के 4 प्रमुख इलाके रिपब्लिक वैंग, होचे वैंग, डवरपुई वैंग और छिंगा वैंग पूरी तरह से इस बमबारी के चलते तबाह हो गए। आजादी के बाद का यह पहला और आखिरी मामला है जब अपने ही देश की वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमबारी की हो, और ये इंदिरा गांधी के आदेश में हुआ। देश में अलगाववाद के आंदोलन तो बहुत हुए हैं, बहुत सी लाशें भी गिरी हैं, दंगे भी हुए हैं, लेकिन वायुसेना के विमानों ने कभी बमबारी की हो, ऐसा केवल इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ। उससे भी ज्यादा आप हैरान तब हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि इस बमबारी की खबर सालों तक सरकार ने ना किसी देश को होने दी, ना ही जनता को पता चलने दी। जब पता चली तब भी सरकार ने उसकी पुष्टि नहीं की। मार्च 1966 कलकत्ता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने इंदिरा गांधी का एक बयान छापा कि विमान केवल जवानों और उनकी रसद को एयर ड्रॉप करने के लिए भेजे गए थे। तब सवाल यह भी उठा कि रसद पहुंचाने के लिए 4-4 जेट फाइटर की क्या जरूरत थी। दिलचस्प बात यह भी है कि ये जेट फाइटर्स उसी फ्रांसिस कंपनी दनसो के एयरक्राफ्ट्स थे जिनके फाइटर प्लेन राफेल को लेकर मोदी के जमाने में इंदिरा गांधी के नाती राहुल गांधी ने काफी बवाल किया था। इन ओरेगन जेट्स का निकनेम रखा गया था तूफानी। ऐसे 4 जेट फाइटर्स ने ऐसा कहर ऐजवाल पर बरसाया कि शहर के सारे लोग घरों से बचते बचाते पास के जंगलों और पहाड़ियों में भाग गए। मिजोरम में वैसे भी 90% से ज्यादा जंगल है। सोचिए छोटे बच्चों और बुजुर्गों का क्या हाल हुआ होगा। सोचिए जिनके घरों पर बम गिरे होंगे, लाशें गिरी होंगी, वह किससे मदद मांगेंगे जब सरकार ही बम बरसा रही हो। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मामला क्या है, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये विवाद तो आजादी से पहले का है, जब 1895 में मिजो आदिवासियों के साथ कई दौर की लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने 1895 में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहां ईसाई मिशनरियां पहुंची और लगभग सारी जनता का धर्मांतरण कर दिया गया। अंग्रेजी फौज के आगे उनकी क्या बिसात थी। वैसे भी कई सुविधाएं उन्हें ईसाई बनने के बाद ही मिलनी थी। वहां 87% से ज्यादा जनता अभी भी ईसाई ही है। आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन मिशनरियां छोड़ गए। मिजोरम का ज्यादातर हिस्सा असम में था। मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर मिजोरम क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाने लगे और अलग से मिजोरम राज्य की मांग करने लगे। शायद वह उन्हें मिल जाता तो इतनी बात आगे ना बढ़ती। बिना मिजो नेताओं से पूछे असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने से भी नाराज थे। इधर नेहरू जी ने एक और बड़ी गलती ये कर दी कि 1959 से 1960 में जब मौसम अकाल पड़ा तो सरकार ने मिजो आदिवासियों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। ऐसा दावा आज भी मिजो नेता करते हैं।
तब मिजो नेताओं ने अकाल राहत के लिए मिलकर एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जिसका नेता था लालडेंगा। लोगों की भरपूर मदद इस संगठन ने की। गांव-गांव, पहाड़ी के लोग इस संगठन की काफी इज्जत भी करने लगे। वहीं भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी भड़कने लगी। लालडेंगा इंडियन आर्मी में हवलदार था। बाद में असम सरकार के साथ अकाउंट्स क्लर्क के तौर पर काम किया। लेकिन मिजो डिस्ट्रिक्ट में अकाल के समय असम सरकार का रवैया देखकर वह विरोधी हो गया। 2 साल बाद इस संगठन ने अपना नाम बदलकर मिजो नेशनल फ्रंट रख लिया और अब स्वरूप भी राजनीतिक ले लिया। अगले 5 सालों में इस संगठन ने भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से संपर्क बढ़ाकर अपनी ताकत काफी बढ़ा ली। इसी की एक शाखा थी मिजो नेशनल आर्मी, जिसने 8 मिजो नायकों के नाम पर सशस्त्र बटालियनें खड़ी कर दी। पूर्व पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उससे सीधे सैन्य मदद मिलने लगी और MNF ने सीधे भारत से अलग होकर अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी। मिजो नेता लालडेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा भी की और हथियारों व ट्रेनिंग का समझौता भी कर लिया। असम सरकार ने उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अच्छे आचरण के चलते जल्द ही छोड़ दिया गया। वह कई बार गिरफ्तार हुआ और रिहा हुआ। दरअसल लालडेंगा आधुनिक म्यांमार के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले आंग सान सूकी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान के सशस्त्र संघर्ष की रणनीति का कायल था और उन्हीं से प्रेरणा लेता था। कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा आंग सान वैसे ही राष्ट्र के विचार को नहीं मानता था। ऐसे में लालडेंगा को भी विदेशी मदद के जरिए मिजोरम को भारत से अलग करके नया देश बनाने में कोई गुरेज नहीं था। लालडेंगा ने 28 फरवरी 1966 को एक बड़े विद्रोह का ऐलान किया और 1 मार्च को मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया और उसके साथ ही ऑपरेशन शुरू करके असम के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा व सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार के दावों के मुताबिक MNF के 10,000 मिजो लड़कों की फौज ने ऐजवाल में सरकारी खजाने, मिजो डिस्ट्रिक्ट के हथियार डिपो के साथ साथ पेट्रोल पंप आदि पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया। रसद और मदद पहुंचाने की कोशिशें हेलीकॉप्टर से भी की गईं, लेकिन विद्रोहियों की फायरिंग के चलते वे उतर नहीं पाए। उस वक्त ईस्टर्न कमांड प्रभारी सैम मानेकशॉ थे। 4 मार्च को जेट फाइटर से फायरिंग के बाद अगले दिन विमानों ने 5 घंटे बमबारी की। शेखर गुप्ता ने अपने एक लेख में यह तक खुलासा किया था कि ऐजवाल बमबारी गिरने वाले विमानों में 2 पायलट, राजेश पायलट व सुरेश कलमाड़ी थे, जिन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी में काफी तरक्की दी गई। 1998 में मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने वाले पू जोरामथंगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं MNF में अगर शामिल हुआ था तो उसका 1966 में हुई बमबारी के खिलाफ हुआ था। आज तक मिजोरम को लोग 5 मार्च को जोरामनी यानी जोराम दिवस के तौर पर इस दिन को शोक मनाते हैं। इस बमबारी से लोग इतना गुस्सा थे कि जब सैम मानेकशॉ एक बार 1968 में मिजोरम के ऊपर से उड़ रहे थे, उनकी रूसी Mi-4 हेलीकॉप्टर पर मिजो स्नाइपर्स ने फायरिंग की थी। एक नहीं 4 अलग अलग जगह पर निशाना लगाया गया था। सैम के सौभाग्य से स्नाइपर्स का निशाना तो अच्छा था, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर के कमजोर बिंदुओं की जानकारी नहीं थी, सो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यूं ऐजवाल के आसपास के इलाके 25 मार्च तक फिर भी भारत के कब्जे में आ गए थे, लेकिन ये सवाल उठने लगे कि एयरफोर्स के जरिए अपने ही नागरिकों पर बमबारी की जरूरत क्या थी। अगले 20 साल तक आक्रोश कायम रहा। जंगलों में छुपकर म्यांमार व पूर्व पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उनका सशस्त्र संघर्ष चलता रहा। इधर भारत सरकार ने भी कई बटालियनें वहां तैनात कर दी। साथ ही एक बड़ा फैसला किया विलेज रीग्रुपिंग का। इन गांवों को प्रोटेक्टेड एंड प्रोग्रेसिव विलेजेस कहा गया। जो लोग दूर दराज की पहाड़ियों पर बने गांव में रहते थे, उनको कहा गया कि एक ही रोड के किनारे आपको बसाया जाना है। सो जो सामान साथ ले जा सकते हैं ले लीजिए और बाकी सामान जला दीजिए।
आपको जलाने में दिक्कत हो तो यह काम इंडियन आर्मी कर देगी, और उसने किया भी। सरकार उग्रवादी समूह की ताकत को समझ रही थी, जो पहाड़ियों पर बसे इन गांवों में छुप जाते थे। तब उसने वो रास्ता अपनाया जो ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में, मलाया में चीनियों के साथ, केन्या में मऊ विद्रोह को दबाने के लिए गांव वालों के साथ किया था, यानी गांव से निकालकर स्पेशल कैंप में रखना। लेकिन ना इंदिरा गांधी और ना आर्मी के अफसर ही समझ पाए कि जो उन्होंने अंग्रेजी आर्मी की रूल बुक में से आइडिया कॉपी किया है, वे अब अंग्रेजों ने दूर देश की जनता के साथ किया था। मिजो आदिवासी तो भारतीय ही थे। कुल 764 गांवों में से 1516 को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया और उनको 110 पीपीवी कैंपों में रख दिया गया, जबकि 138 गांवों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुल 95% जनता इन कैंपों में आ गई थी। मिजो आदिवासियों के लिए काफी मुश्किल हो गई। इन कैंपों में काफी कम जमीन थी और वे झूम खेती करते थे, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। अब वे एक तरह से कैद थे। सेना उन्हें रसद आदि भी नहीं दे रही थी। हजारों आदमी इन कैंपों रूपी विशेष रूप से बने गांव में रह रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वे उग्रवादियों की मदद ना कर सके। लेकिन वो लोग एक तरह से दूसरे किस्म की भूखमरी झेल रहे थे। इसका विरोध होना शुरू हुआ तो 1971 में पहली पीपीवी तोड़ी गई और आखिरी 8 साल बाद 1971 में ही इंदिरा गांधी थोड़ा झुकी और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट लगातार सक्रिय रहा और विदेशी धरती से अपना अभियान चलाता रहा। वे इंदिरा गांधी से खफा थे। 1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। लाल डेंगा ही उसका पहला मुख्यमंत्री भी बना। 1986 से 1988 तक मुख्यमंत्री रहा। लेकिन ऐसे में जब भी किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तानियों के 26 जनवरी 2021 के हुए बवाल जैसी घटना देश में होंगी, यह भी याद रखा जाएगा। इतनी बड़ी हिमाकत के बावजूद वहां दिल्ली पुलिस ने अपने नागरिकों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था, जबकि 1966 में एक ऐसी भी सरकार केंद्र में थी जिसने अपने ही लोगों पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भेजकर बमबारी करवा दी थी। कोई और रास्ता नहीं निकाला गया और इस सरकार की मुखिया थी इंदिरा गांधी। यह भी दिलचस्प है कि अपनी ही जनता पर बम बरसाने वाले 2 पायलट बाद में कांग्रेस सरकारों में केंद्रीय मंत्री जैसे पद पर पहुंचे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप भी हमारे माध्यम से कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं crimenewsddn@gmail.com पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।